नॉमिनेशन इन हाउस ऑफ पीपल। अब मैं इसको लोकसभा लिख सकता हूँ ना, आप समझ जाएंगे ना। लोकसभा को अभी मैंने पीछे बताया आपका हाउस ऑफ पीपल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लोकसभा को हमेशा हाउस ऑफ पीपल आपको याद रखना है, और आपका राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलेंगे, याद रहेगा ना। तो नॉमिनेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, एलएस एंड आरएस लिख सकते हैं, इसको हम हमेशा यूज कर सकते हैं। कभी भी मैं एलएस यूज करूंगा आगे की पॉलिटी की क्लासेस में तो आप समझ जाएंगे लोकसभा है, और अगर आरएस यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राज्यसभा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नॉमिनेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। अब क्या है इसमें, देखो पहले तो हमको पढ़ना होगा लोकसभा को, फिर राज्यसभा को पढ़ना होगा। तो पहले नोट करिए आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति साहब को क्या अधिकार प्राप्त था? लोकसभा में, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का अधिकार है उनको, दो एंग्लो इंडियन। अब प्रश्न ये आएगा कि एंग्लो इंडियन कौन लोग होंगे? एंग्लो इंडियन की शर्त तो आप मुझे बताएं। जैसे हम जनरली एक शर्त बोलते हैं कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और एक यूरोपीय हो, तो ये शर्त सही है या नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं भैया। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है एंग्लो इंडियन की, जो डेफिनेशन है, एंग्लो इंडियन की जो डेफिनेशन है आपका, वो नोट कर लेना। इसकी जो डेफिनेशन है वो दी हुई है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 366 के सब सेक्शन 2 में इसको एंग्लो इंडियन को डिफाइन किया गया है। तो एंग्लो इंडियन को जब वहाँ पर डिफाइन किया गया तो एंग्लो इंडियन कौन होगा? पहली बात तो याद रख लेना, इसके लिए 3 शर्तें हैं हमारी, और तीनों जैसी मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, कोई फेरबदल उनमें नहीं होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? एंग्लो इंडियन होने के लिए क्या शर्तें हैं, कंडीशंस कौन सी हैं? तो शर्तें हैं, पहली शर्त तो ये है कि वह भारतीय नागरिक हो, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारतीय नागरिक हो। और आज मैं एक काम और देता हूँ आपको, आज आपको रात तक कोई भी एक समय निकाल के अपने नागरिकता के जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है। ओके, जरूर करना। ठीक है, वह भारतीय नागरिक हो, यानी कि शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी ए, शुड बी ए सिटीजन ऑफ, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? पितृकुल यूरोपीय हो। पितृकुल यानी कि जो फादर लाइन है, पितृकुल समझते हैं, जैसे हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, किसी भी पीढ़ी में, ऐसा नहीं कि 3 पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ी, किसी भी पीढ़ी के, चाहे 7वीं पीढ़ी के हो चाहे 9वीं पीढ़ी के हो, तो पितृकुल जो हो वो यूरोपीय हो। पितृकुल क्या होना चाहिए? यूरोपीय हो। यानी कि हम इसको कह सकते हैं आपका एंसेक्ट्री और फादर लाइन, कुछ भी आप कहें, एंसेक्ट्री शुड बी यूरोपियन। पिता की तरफ से कहाँ का होना चाहिए वो व्यक्ति? यूरोपीय। अब यूरोप में जितने भी देश आते हैं यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, उनमें से किसी भी एक देश का। तीसरा, तीसरी शर्त ये है कि जो मातृकुल है, यानी माता का वंश। आप बताइए माता के वंश से आप क्या समझते हैं? दूसरा रिश्ता कौन सा आएगा माता के वंश में? अगली पीढ़ी कौन सी है माता के वंश में? माता से ऊपर वाली पीढ़ी से आप क्या समझते हो? उस रिश्ते का नाम लिखिए जरा। तो मातृकुल क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। मातृकुल भारतीय हो, यानी कि जो मदर लाइन है हमारी, मदर लाइन का मतलब कह सकते हैं हम मैट्रियार्क भी बोलते हैं इसको, मैट्रियार्क शुड बी इंडियन, वो भारतीय होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? एंग्लो इंडियन क्लियर रहेगा हमेशा। नानी, बहुत अच्छा आपने कहा, यानी कि एक सामान्य समझ आप रखते हैं, बहुत शाबाश, जबरदस्त। तो मैंने क्या कहा आपसे? एंग्लो इंडियन। तो अब तक क्या होता था, लोकसभा में जो है आपका किसको अधिकार है? ये राष्ट्रपति साहब के अधिकार हम पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति साहब को ये अधिकार होता था। लेकिन हमने क्या किया, इस बात को नोट करके रखना, 2020 में, 2020 में 104वां जो संविधान संशोधन आया था 2020 में, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था हमारा 2020 में, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रख लेना, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके द्वारा इसे खत्म कर दिया गया, इसके द्वारा खत्म कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं, इसे खत्म कर दिया गया।
कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता था, या आपका होता था से मतलब वो पूछेगा कि कितने लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी राष्ट्रपति साहब के पास में अधिकार था कितने लोगों को लोकसभा भेज सकते थे, 2 लोगों को। अब मुझे आप बताएं लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो आप क्या कहेंगे, लोकसभा में भैया जब सीटें हैं आपका, देखो सीटों की संख्या में अभी परिवर्तन नहीं आप पढ़ेंगे, ठीक है। सीटों की संख्या को जब आप मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब सीटों की संख्या में परिवर्तन हमको नहीं लिखना है, क्योंकि सिर्फ ये आपका राष्ट्रपति साहब का जो एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति है, सिर्फ इस प्रावधान को, अभी सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो सीटों की संख्या तो अभी बनी रहेंगी आपको पता है 2026 तक। तो जो मैक्सिमम सीटें हैं वो क्या है आपका 552 है। अधिकतम सीटें कितनी है 552 हम कहेंगे, अभी 550 नहीं कहना है हमको। अधिकतम सीटें 552 है लोकसभा में। वर्तमान में जो सीटें हैं लोकसभा की वो कितनी है 543 हैं। जब मैं इस तरह की कोई बात आपको बताऊं तो कहीं किनारे पर लिख लिया करो, लोकसभा मैक्सिमम सीट आपका प्रेजेंट सीट 543 है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आपका उसमें से 2 कौन अधिकार किसको प्राप्त है, वो राष्ट्रपति साहब को। और राज्यसभा में कितने लोगों को भेज सकते हैं बताइए जरा। जैसे अधिकार आपका लोकसभा में प्राप्त था उनको 2 लोगों को, अब ये 2 लोग चुनाव से थोड़ी ना जाएंगे। तो ये देख लिया इनके पिता यूरोपीय हैं, माता भारतीय हैं और भारतीय नागरिक है, ठीक है। मातृकुल भारतीय, ये भी जरूरी नहीं है कि माता भारतीय हो, मातृकुल में कोई भी भारतीय है तो उसको वो लोकसभा भेज सकते थे, ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा में, तो राज्यसभा में ये अधिकार प्राप्त है आपका आर्टिकल 80 से, क्योंकि राज्यसभा को बताया ही गया है आर्टिकल 80 से। लिखना राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन। एमटीएस में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति साहब राज्यसभा में 12 सदस्यों को भेजते हैं, वे 12 सदस्य कितने क्षेत्रों से अधिकतम संबंधित हो सकते हैं? कितने क्षेत्रों से, कितने क्षेत्र हैं वो जो 12 सदस्यों के आपका मनोनयन के लिए जरूरी हैं? तो कितने क्षेत्र बताए गए आपसे भी मेरा क्वेश्चन है। नॉमिनेशन ऑफ, यानी इनका भी चुनाव नहीं होगा, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और कितने फील्ड बताए गए हैं यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जो फील्ड आपके बताए गए हैं वो हैं 4 फील्ड। ये 12 मेंबर जो होंगे ये 4 क्षेत्रों से होने चाहिए। कितने कितने फील्ड्स बताए गए हैं? 4 फील्ड्स हमारे बताए गए हैं, जिसमें से पहला कहा गया है कि वो साहित्य के क्षेत्र से हो, या तो साहित्य अर्थात लिटरेचर, या आपका कला के क्षेत्र से हो अर्थात आर्ट के फील्ड से हो। कला एवं जो आपका आप जानते हो ना, कला में आपका भारतीय संस्कृति, लोक कलाएं, आपका लोक कलाओं में अगर हम बात करें आपका वो शास्त्रीय कलाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं वो क्लासिकल हो चाहे फोक हो, कोई भी हो, कला होनी चाहिए, कला। फिर विज्ञान की बात करेंगे, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हों, यानी कि आपका साइंस के फील्ड से जुड़े हुए हों। और साथ में समाज सेवा, सोशल सर्विस, ये 4 ही क्षेत्र हैं, इनके अलावा अन्य कोई क्षेत्र नहीं है। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। अब मैं 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बनाऊंगा, उनको ध्यान से सुनना। 2 स्टेटमेंट में लिखने वाला हूँ। पहला स्टेटमेंट तो ये है, पहला स्टेटमेंट तो ये है कि राज्यसभा में 12 व्यक्ति सिर्फ सिर्फ कला के क्षेत्र से ही, यानी कि आर्ट के फील्ड से ही, क्षेत्र से ही मनोनीत किए जा सकते हैं। आप बताएं हाँ या ना। मनोनीत किए जा सकते हैं। दूसरा मेरा स्टेटमेंट सुने, राज्यसभा में 12 व्यक्ति सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र से ही मनोनीत किए जा सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी मेरा तीसरे को लेकर के है, राज्यसभा में 12 व्यक्ति, इससे विज्ञान हो गया हमारा, कला की बात हमने कर ली, साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से अपॉइंट किए जा सकते हैं।
चौथा समाज सेवा भी ले लीजिए। तो मुझे पहले इन तीन का बता दो, आप दो ही बता दो तो भी समझ जाएंगे आप, दो स्टेटमेंट में बताएं। तो आप सबने कहा कि 12, नो 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 नो, कुछ साथियों ने कहा कि नहीं पता है, बहुत शाबाश। देखो यही गड़बड़ है, बिल्कुल किए जा सकते हैं, एकदम से सही है दोनों स्टेटमेंट। हमने कहा 12 सदस्यों का मनोनयन इन 4 क्षेत्रों से होगा, लेकिन ये बात कहीं पर नहीं की गई है कि भैया इन सब से 3-3 लोग होंगे, कि 3 साहित्य से लो, 3 कला से, 3 विज्ञान से, 3 समाज सेवा से, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ना ऐसी बात की गई है कि भाई आपका 2-2 इनसे लो और 6 समाज सेवा से लो। यानी हो सकता है ये 4 क्षेत्रों से लिए जाएंगे और राष्ट्रपति साहब को नहीं लग रहा है कि भाई कला कला के क्षेत्र से, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से मुझे कोई व्यक्ति अभी लगता है इस वर्ष में या राज्यसभा में, मतलब जब भी वो 12 सदस्यों का मनोनयन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ साहित्य के क्षेत्र से लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। वो चाहे सिर्फ कला के क्षेत्र से 12 व्यक्ति उनको लग रहे हैं और इन 3 क्षेत्रों से नहीं लगे, या विज्ञान के क्षेत्र से या समाज सेवा के क्षेत्र से, याद रखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, बोलेंगे। हाँ, और मैंने कल की क्लास में एक कमेंट पेस्ट किया था, आपने देखा था वीडियो के बाद में, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे एक गड़बड़ हुई थी तो मैंने वो वाला पार्ट कट करा दिया, और वहाँ पर एक जो है वो गलती से मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी, तो मैंने आपसे कहा कभी भी कोई चीज़ ऐसी होगी तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपको बता ही देंगे, है ना। उसमें अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, गठन राष्ट्रपति करते हैं उसका, लेकिन हमने उसका जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति साहब आपको बता दिया था, ठीक है। बोलेंगे भाई सर आपकी हिंदी की बुक अपडेट होगी या परचेज कर ली जाए? नहीं, हिंदी की बुक अपडेट नहीं होगी साथी, हिंदी में अपडेट होने को नहीं होता है। हिंदी में अपडेट क्या होगा आप सोचें जरा, ठीक है। एक बार थम्स अप करें जी भैया, हम कल की उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, यानी वो कट है ना क्षेत्रीय परिषद, उस पर कट लगा देना, मैंने वीडियो में तो उसको कट करा दिया है। एक बार थम्स अप, हाँ जी भैया बिल्कुल हो सकते हैं। आर्टिकल 80 में यही बात बताई गई है। फिर आता है आपका आर्टिकल 108, 108 ये क्या बताता है बताओ? आर्टिकल 108 बताता है संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक को बुलाना, टू कॉल द जॉइंट मीटिंग। क्या बोलेंगे, या बोल सकते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस से मतलब क्या हो गया कि जब संयुक्त बैठक होगी वो किस किस की होती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा की। देखो आप लोग जानते हैं कि भाई हमारी जो संसद है उसका काम क्या है, लॉ मेकिंग का ही तो काम है, विधायी प्रक्रिया है उसकी। यानी कि किसी एक आपका कोई साधारण बिल है, और एक साधारण बिल पर क्या होता है, एक ऑर्डिनरी बिल पर लोकसभा में तो उसको कर दिया गया है आपका पास, तो लोकसभा में पास होने के बाद में कहाँ जाएगा, आप कहेंगे राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा ने जो है इस पर कोई सहमति अपनी नहीं दी है, और ये बिल ऐसा है जो जरूरी है, या राज्यसभा ने पास कर दिया लोकसभा ने नहीं दी, यानी कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों हाउसेस के बीच में, कोई मतभेद है, तो तभी क्या है, राष्ट्रपति साहब को ये अधिकार है। संयुक्त बैठक कौन बुलाएंगे, अभी हम नहीं बात कर रहे हैं कि संयुक्त बैठक के लिए 1/10 लोग चाहिए, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये जब हम संसद को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसको है, वो राष्ट्रपति साहब के पास है। और ये कब आती है, साधारण विधेयक के मामले में, कोई ऑर्डिनरी बिल के मामले में, मनी बिल के मामले में नहीं बुलाई जाएगी। साधारण, क्या बोलोगे, साधारण विधेयक के मामले में मतभेद होने पर, में मतभेद होने पर, इंग्लिश वाले बच्चे लिखें कॉन्ट्राडिक्शन इन, कॉन्ट्राडिक्शन इन ऑर्डिनरी बिल, कॉन्ट्राडिक्शन इन ऑर्डिनरी बिल, यानी किसी साधारण बिल में कोई मतभेद हो गया तो राष्ट्रपति साहब दोनों को बुलाएंगे कि भैया आ जाओ, मतलब वो पंच है एक तरीके से, ऐसे मानिए जैसे पंच होता है ना, घर में दो भैया, ये दोनों दोनों कौन है, ये दोनों भाई है, इन दोनों भाइयों की आपस में बन नहीं रही, तो बिग डैडी इनको बुला लेते हैं कि तुम दोनों आओ आपस में बैठो, और तब देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। आर्टिकल 108 में ये संयुक्त बैठक बताई गई है, ठीक है, संयुक्त का मतलब ही हुआ। अच्छा, जैसे हमने अभी विधेयक का काम आपको बताया, तो विधेयक में सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप विधेयक तो समझते होंगे या नहीं, नहीं समझते हैं तो ये बात समझें जरा। विधेयक यानी कि जो बिल होता है, बिल, विधेयक को हम बोलते हैं बिल। तो जो आपका कोई भी विधेयक है, जैसे मान के चलो हम कोई कानून बनाना चाह रहे हैं किसी भी विषय पर, चाहे कोई भी विषय हो, उस विषय पर हमें कोई कानून बनाना है, और उस कानून को बनाने के लिए मान के चलो हमको शिक्षा का कोई कानून बनाना है, उदाहरण ले लो, उस बिल को सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है बताएंगे?
तो जो बिल है या तो वो